द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेड 1 फैटी लिवर पर बात करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे डॉक्टर अक्सर, अब जानते हैं, हल्की या मामूली कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये दुनिया भर में लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो सवाल ये नहीं है कि ये आम है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सच में हानिरहित है। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। क्या ग्रेड 1 फैटी लिवर एक शुरुआती, मतलब एक रिवर्सिबल स्थिति है जिसे बस मैनेज करने की जरूरत है, या ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की पहली चेतावनी है, एक खामोश आपातकाल जिसे नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मेरा मानना है कि ये अंत की शुरुआत है, शरीर की मदद के लिए पहली चीख। और मेरा मानना है कि इसे आपातकाल कहना मतलब ये लोगों में बेवजह का डर पैदा करता है। हाँ, ये एक चेतावनी जरूर है, लेकिन ये एक अवसर भी है। ये एक बहुत ही सामान्य और सबसे जरूरी बात, एक रिवर्सिबल स्थिति है जिसे घबराहट के बजाय एक प्रबंधनीय और सशक्त तरीके से लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। देखिए, यहीं पर हमारी सोच अलग होती है। हल्का शब्द खतरनाक रूप से भ्रामक है। ये किसी इमारत की नींव में आई पहली दरार की तरह है। आपको अभी शायद आग की लपटें नहीं दिख रही हैं, लेकिन धुआं तो यकीनन उठ रहा है, और उसे नजरअंदाज करना लापरवाही है। हम इसे अब सिर्फ फैटी लिवर नहीं कहते, इसका नया नाम है MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। पहले हम इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD कहते थे, लेकिन MASLD नाम ये साफ करता है कि ये समस्या शराब से नहीं बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर के ऊर्जा इस्तेमाल करने के तरीके से जुड़ी है। ये सीधे तौर पर कम से कम एक कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर से जुड़ा होता है, जैसे बढ़ा हुआ वजन, हाई ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज। बिल्कुल, और इसका जो मूल कारण है वो हमारी आधुनिक विषाक्त जीवन शैली है। खासकर 1970 के बाद से हमारे खानपान में हाई फ्रुक्टोज ऑन सिरप, मतलब HFCS जैसे मिठास का जो एक तरह से विस्फोट हुआ है, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ये समझना जरूरी है कि जब आप फ्रुक्टोज खाते हैं तो आप सीधे अपने लिवर पर, आप समझिए, एक शुगर बॉम्ब गिरा रहे होते हैं। लिवर में फैट का जमा होना सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है, ये तो मधुमेह, दिल के दौरे और यहाँ तक कि कुछ कैंसर के लिए भी दरवाज़ा खोल रहा है, जैसा कि फ्रुक्टोज और ट्यूमर के विकास के बीच संबंध दिखाने वाले कई अध्ययनों से पता चलता है। इसीलिए मेरा मानना है कि इसका एकमात्र समाधान मैनेजमेंट नहीं बल्कि पूर्ण उत्क्रमण है, मतलब कंप्लीट रिवर्सल। मैनेजमेंट तो एक धीमी हार को स्वीकार करने जैसा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपातकाल और शुगर बॉम्ब जैसे शब्द ये लोगों को डरा सकते हैं, और जब लोग डर जाते हैं तो वो अक्सर ऐसे कठोर कदम उठाते हैं जो टिकाऊ नहीं होते। सच्चाई ये है कि ये बहुत ही आम स्थिति है, और अच्छी खबर ये है कि ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। लिवर की खुद की मरम्मत करने की क्षमता असाधारण होती है ना। फिलहाल इसका कोई औषधीय उपचार उपलब्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि उपचार की जो बुनियाद है वो एक स्वस्थ जीवन शैली है जो इसे पूरी तरह से रोगी के नियंत्रण में रखती है। रिसर्च साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ 10% से ज्यादा वजन घटाने से लिवर फैट में काफी कमी आ सकती है और बीमारी का उत्क्रमण हो सकता है। भूमध्य सागरीय आहार और टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग जैसे तरीकों ने कार्डियोमेटाबॉलिक स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी प्रभावशीलता दिखाई है। हमारा लक्ष्य तो मरीजों को टिकाऊ प्रबंधनीय परिवर्तनों के लिए सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें यह महसूस कराना कि वो किसी आने वाली तबाही का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसकी तात्कालिकता का एक जैविक कारण है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। आप देखिए, जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो हमारे शरीर में कई चेक पॉइंट्स होते हैं जो कहते हैं ठीक है, ऊर्जा काफ़ी है, अब रुक जाओ। लेकिन फ्रुक्टोज वो एक VIP मेहमान की तरह है जो सारे चेक पॉइंट्स को बाईपास करके सीधे लिवर में पहुंच जाता है। लिवर को पता ही नहीं चलता कि कब रुकना है, और वो अपनी सारी सेल्यूलर ऊर्जा यानी ATP उसे प्रोसेस करने में खर्च कर देता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी महीने भर की सैलरी एक ही दिन में एक ही चीज पर खर्च कर दें। नतीजा, लिवर में ऊर्जा का संकट, सूजन और यूरिक एसिड का ढेर जो आगे चलकर गाउट और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। तो हर दिन इंतजार करना मतलब इस क्षति को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देना है।
ये एक बायोलॉजिकल घड़ी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानता हूं कि बायोलॉजिकल स्तर पर ये एक गंभीर प्रक्रिया है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा मरीज इस जानकारी को कैसे लेगा। अगर हम उन्हें डरा देंगे तो क्या वे स्थायी बदलाव कर पाएंगे? यहीं पर मुझे लगता है कि स्थिरता तात्कालिकता से ज्यादा जरूरी हो जाती है। घबराहट अक्सर ऐसे व्यवहार की ओर ले जाती है जो अस्थिर होता है। बहुत ही सख्त डाइट जिसे कुछ हफ्तों से ज्यादा बनाए नहीं रखा जा सकता और फिर व्यक्ति हार मान लेता है। दूसरी ओर अध्ययनों से पता चलता है कि भूमध्य सागरीय आहार जैसे संरचित लेकिन कम प्रतिबंधात्मक तरीके समय के साथ लिवर एंजाइम और शरीर की संरचना में लगातार सुधार करते हैं। धीमी और स्थिर प्रगति वो अक्सर बिना किसी प्रगति से बेहतर होती है। हमें ऐसे समाधान चाहिए जो लंबे समय तक काम करें, न कि ऐसे जो कुछ ही समय में फेल हो जाएं। लेकिन आप समस्या की जड़ से हट रहे हैं। ये सिर्फ बेहतर खाने के बारे में नहीं है। फैटी लिवर सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक जहरीली जीवन शैली का सीधा नतीजा है। इसे संबोधित करने का मतलब है कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स और शक्कर वाले ड्रिंक्स के सामान्यीकरण का सामना करना होगा, जिसने हमारे पूरे आहार को बदल दिया है। ये उन पदार्थों को खत्म करने के बारे में है जो लिवर को जहर दे रहे हैं। जब नींव में दरार हो तो आप पेंट का नया कोट नहीं लगाते, आप नींव को ठीक करते हैं। हमें उन चीजों को हटाना होगा जो नुकसान पहुंचा रही हैं, न कि सिर्फ कुछ अच्छी चीजें जोड़ने की कोशिश करनी होगी। मैं कारण पर ध्यान केंद्रित करने से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अप्रोच और भाषा वो बहुत मायने रखती है। जहरीला और जहर जैसे शब्द अपराध बोध पैदा कर सकते हैं और मरीजों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं। मेयो क्लिनिक की प्लेट विधि जैसा एक शैक्षिक उपकरण इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सरल है, पॉजिटिव है और एक्शन लेने लायक है। अपनी आधी प्लेट सब्जियों से भरें, 1/4 साबुत अनाज से और 1/4 लीन प्रोटीन से। ये मरीजों को कठोर, डरावनी भाषा के बिना पॉजिटिव बदलाव करने का अधिकार देता है। ये उन्हें नियंत्रण देता है, उन्हें असफलता के लिए तैयार नहीं करता। सशक्तिकरण डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रेरक है। मैं इस पर आपकी बात से सहमत नहीं हो सकती। प्रबंधन एक विफलता है। ये एक धीमी हार को स्वीकार करने जैसा है। हम जानते हैं कि फाइब्रोसिस पर हुए शोध से पता चलता है कि सिरोसिस जैसी उन्नत अवस्थाएं भी प्रतिवर्ती हो सकती हैं, अगर हम उसके मूल कारण को सफलतापूर्वक संबोधित करें। इसका मतलब है कि हमारे पास क्षति को उलटने की क्षमता है, न कि सिर्फ उसे रोकने की। जब हमारे पास बीमारी को पूरी तरह से उलटने की क्षमता है, तो हम सिर्फ प्रबंधन से क्यों संतुष्ट हों? लक्ष्य तो यकृत को उसकी सामान्य स्वस्थ स्थिति में वापस लाना होना चाहिए, न कि केवल उसे खराब होने से रोकना। प्रबंधन एक समझौता है जिसे हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। उत्क्रमण निश्चित रूप से आदर्श लक्ष्य है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इसे कम का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन हमें प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। उत्क्रमण मंजिल है और प्रबंधन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। प्रबंधन में वे सभी कदम शामिल हैं जो उत्क्रमण की ओर ले जाते हैं, जैसे कि 10% या उससे अधिक वजन घटाना, नियमित व्यायाम और आहार में बदलाव। ये वे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। देखिए, हमें यथार्थवादी और पेशेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। हम लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं ताकि बीमारी को रिवर्स कर सकें। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं। ये एक यथार्थवादी और दयालु दृष्टिकोण स्थापित करने के बारे में है। दिलचस्प बात है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं, तो पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM जैसी प्राचीन प्रणालियां लिवर को शरीर की चयापचयी भट्टी के रूप में देखते हैं। वे मानते थे कि लिवर की ऊर्जा का प्रवाह शरीर के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वो लिवर को शुद्ध करने के लिए तीखे, खट्टे और कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की वकालत करते हैं। ये विचार उस आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि हमें लिवर पर बोझ कम करने और उसके विषहरण मार्गों का समर्थन करने की जरूरत है। ये सिर्फ कैलोरी गिनने के बारे में नहीं है, ये भोजन के औषधीय गुणों को समझने के बारे में है, जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल कर सकते हैं। और कभी-कभी इसके लिए एक आक्रामक सफाई की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है और एक्चुअली प्राचीन मिस्रवासी भी शरीर में चैनलों को खोलने के महत्व को समझते थे, जो रक्त, पानी और हवा ले जाते थे।
उनका मानना था कि इन चैनलों में रुकावट से बीमारी होती है, जो चयापचय स्वास्थ्य पर हमारे आधुनिक ध्यान के समान है। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमें याद दिलाते हैं कि संतुलन महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय आहार अपने संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पौधों पर जोर देने के साथ इन पारंपरिक सिद्धांतों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जो कठोर प्रतिबंधों के बजाय समग्र स्वास्थ्य और संतुलन को बढ़ावा देता है। यह दिखाता है कि शरीर को धीरे धीरे पोषण देकर संतुलन में वापस लाया जा सकता है, न कि उसे किसी कठोर प्रक्रिया से गुजारकर। यह संतुलन और सद्भाव के बारे में है। अंत में ग्रेड 1 फैटी लिवर को एक मामूली असुविधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह चयापचय संबंधी अव्यवस्था का एक साफ शुरुआती संकेत है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित है। इसे उलटने के लिए एक तत्काल और केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है, इससे पहले कि ये अपरिवर्तनीय क्षति की ओर ले जाए और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर का दरवाज़ा खोल दे। यह आपके शरीर की मदद के लिए पहली चीख है। इसे नज़रअंदाज करना सरासर लापरवाही है। और मैं कहूँगा कि हम इस बात पर तो सहमत हैं कि कार्रवाई ज़रूरी है। हालांकि हमारा दृष्टिकोण भय पर नहीं, बल्कि सशक्तिकरण पर आधारित होना चाहिए। ग्रेड 1 फैटी लिवर एक चेतावनी है, पर यह एक अवसर भी है, अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लेने का अवसर। यह प्रमाण आधारित टिकाऊ जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिवर्ती है, और ये दिखाता है कि शरीर में ठीक होने की एक अविश्वसनीय क्षमता है जब उसे सही समर्थन दिया जाता है। ये एक संकेत है कि बदलाव संभव है और आपकी पहुंच के भीतर है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे आप इसे नींव में पहली दरार के रूप में देखें या बदलाव के लिए एक चेतावनी के रूप में। बिल्कुल, चाहे इसे एक आपातकाल के रूप में देखा जाए या एक प्रबंधनीय चेतावनी के रूप में, दोनों दृष्टिकोण इस बात पर सहमत हैं कि मूल कारण यानी आहार और जीवन शैली को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। ये कैसे किया जाए, इस पर हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और इस पर आगे और भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है।